टीवी के साथ बदलते भारत की शान। नमस्कार, किसान समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रेशमा। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, जल जीवन मिशन आज देश के विकास को दे रहा है नई गति। पिछले 3 वर्षों से भी कम समय में करोड़ों घरों तक पहुंचा जल। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री ने शुक्रवार को जल जीवन पर जयपुर में आयोजित क्षेत्रीय सम्मेलन का किया शुभारंभ। जल जीवन मिशन और स्वच्छ भारत मिशन के तहत हासिल प्रगति की गई समीक्षा। सरकारी योजनाओं में पोषण युक्त चावल के वितरण को केंद्रीय मंत्रिमंडल से मिली मंजूरी। 2024 तक सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू की जाएगी योजना। मार्च 2023 तक अटल नवाचार मिशन भी रहेगा जारी। मध्य प्रदेश में पशुपालन के लिए भी मिलेगा बिना किसी ब्याज के 2 लाख रुपए तक का लोन। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई मंत्री परिषद की बैठक में लिया गया निर्णय। सूदखोरों और बिचौलियों से होगा बचाव। पशुपालकों की आय में होगी वृद्धि। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जल जीवन मिशन आज देश के विकास को नई गति दे रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि पिछले 3 वर्षों से भी कम समय में करोड़ों घरों तक जल पहुंच गया है, जो जन आकांक्षाओं और जन भागीदारी का एक बेहतरीन उदाहरण है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट के जरिए जल जीवन मिशन को विकास की नई गति बताते हुए कहा, जल जीवन मिशन आज देश के विकास को एक नई गति दे रहा है। पिछले 3 वर्षों से भी कम समय में जिस प्रकार करोड़ों घरों में नल से जल पहुंचा है, वो जन आकांक्षाओं और जन भागीदारी की एक बड़ी मिसाल है। और केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने शुक्रवार को जयपुर में बताया कि केंद्र सरकार के दूसरे कार्यकाल में यह निर्णय लिया गया है कि देश के प्रत्येक घर में स्वच्छ पेयजल पहुंचाया जाएगा। उन्होंने बताया कि आज 2.5 सालों में सरकार की कोशिशों से पहले की 16% के मुकाबले देश भर के 48% घरों में स्वच्छ पेयजल पहुंचाया जा चुका है। उन्होंने बताया कि जहां देश भर में पानी के कनेक्शन वाले 3 करोड़ 23 लाख घर होते थे, वहां अब देश में 9 करोड़ 35 लाख से ज्यादा घर ऐसे हैं जिनमें पीने का पानी नल के माध्यम से पहुंचता है। दोबारा प्रधानमंत्री बनने के बाद में 15 अगस्त को उन्होंने लाल किले के प्राचीर पर खड़े होकर के देश के प्रत्येक घर तक पीने का पानी पहुंचे, हर ग्रामीण आवास को स्वच्छ, शुद्ध, उचित गुणवत्ता का और निर्धारित मात्रा में पानी नियमित रूप से मिले, ऐसी कल्पना देश के सामने रखी। देश में उस समय तक कुल मिलाकर के 19 करोड़ घर में से केवल 3 करोड़ घरों तक पानी पहुंचता था, यानी कुल मिलाकर के 16% से कुछ अधिक घरों तक पीने का पानी पहुंचता था। कोविड की आपदा के होते हुए भी राज्य सरकारों ने जिस तरह से धरातल पर गंभीरता के साथ में काम किया, भारत सरकार ने जिस तरह से वित्तीय संसाधन निरंतर उपलब्ध कराए, उनमें कहीं भी कमी ना आने दी। राज्य सरकारों ने भी विपरीत परिस्थितियों के होते हुए भी जिस तरह से तेज गति से काम किया, आज मैं गर्व के साथ में ये बात कह सकता हूँ कि इस कोविड की चुनौती के होते हुए भी पिछले लगभग 2.5 साल के इस कालखंड में हमने जो आंकड़ा 16% होता था, 16% से कुछ अधिक होता था, वो बढ़कर के अब 48% को पार कर चुका। हम 50% के आंकड़े को छूने की दिशा में बहुत तेजी के साथ में बढ़ रहे हैं। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने यह भी कहा कि देश के सभी राज्य इस योजना के अंतर्गत तेजी से कार्य कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि इस क्षेत्र में जहां देश भर में 48 से 49% घरों तक पानी पहुंचाया जा चुका है, जबकि कई राज्यों में ये आंकड़ा 100% के पार कर गया है। देश की जब सभी प्रदेशों ने मिलकर के इस लक्ष्य में तेज गति के साथ में प्रगति की है। आज ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो हम, जैसा मैंने कहा कि 48-49% के बीच में काम कर रहे हैं। कुछ प्रदेशों ने उल्लेखनीय प्रगति की, गोवा ने, तेलंगाना ने, हरियाणा ने, कुछ प्रदेशों ने, कुछ केंद्र शासित प्रदेशों ने भी
किया है, 100% का लक्ष्य प्राप्त किया है। कुछ प्रदेश इस लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में बहुत तेजी के साथ में आगे बढ़ रहे हैं, जिनमें गुजरात, महाराष्ट्र, बिहार जैसे प्रदेश हैं, जो उत्तराखंड है, हिमाचल प्रदेश है, जो लगभग 90% के आसपास हैं और बहुत तेज गति से 100% की तरफ जाने के लिए काम कर रहे हैं। लेकिन बहुत सारे प्रदेश देश में ऐसे भी हैं जिनको अभी गति को बढ़ाने की भी आवश्यकता है। उनकी चुनौतियां और विषमताएं उनके लिए हो सकती हैं, लेकिन फिर भी जिस तरह का अवसर अभी प्रदेशों के पास में है, उस अवसर का उपयोग करते हुए वो प्रदेश और गति से काम कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं और अपने काम को गति प्रदान कर सकते हैं। और मोदी सरकार ने महिलाओं और बच्चों में कुपोषण की समस्या को दूर करने के लिए पोषक तत्वों से भरपूर चावल को उपलब्ध कराने की योजना का फैसला किया है। इसके अलावा केंद्रीय कैबिनेट ने अटल इनोवेशन मिशन को विस्तार देने और कोयला खाद्यान्नों से संबंधित भी अहम फैसले लिया है। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट की मीटिंग में एक महत्वपूर्ण फैसले को मंजूरी दी गई है, जिसकी जानकारी केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने दी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सरकारी योजनाओं में अतिरिक्त पोषण युक्त चावल के वितरण के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। मोदी सरकार इसके लिए 2024 तक 4270 करोड़ रुपए खर्च करने जा रही है। इसे 3 चरणों में लागू किया जाएगा। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति में निर्णय किया है कि इस योजना पर मार्च 2024 तक 4270 करोड़ रुपया खर्च होगा और इसका 100% व्यय जो है वो भारत सरकार यानी कि मोदी सरकार ही करेगी। प्रथम चरण में सभी आंगनबाड़ियों में और सभी विद्यालयों में मध्याह्न भोजन के लिए फोर्टिफाइड चावल की आपूर्ति की गई। दूसरे चरण में 2023 तक 112 आकांक्षी जिले और 250 हाई बर्डन डिस्ट्रिक्ट में नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत आने वाले राशन दुकानों पर आपूर्ति किए जाने वाले चावल तथा अन्य कल्याण योजनाओं के तहत आने वाले चावल का फोर्टिफिकेशन सुनिश्चित किया जाएगा। तीसरे चरण में मार्च 2024 में आगे सभी राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में भी सभी जिलों में फोर्टिफाइड चावल की आपूर्ति की जाएगी। राइस का फोर्टिफिकेशन राइस मिल में ही किया जाएगा, जिससे प्रक्रिया कॉस्ट इफेक्टिव भी होगी और व्यवहारिक भी होगी। प्रथम चरणों में पीएम पोषण और आईसीडीएस योजनाओं के अंतर्गत अब सभी आंगनबाड़ियों में और सभी विद्यालयों में मध्याह्न भोजन के लिए फोर्टिफाइड राइस की आपूर्ति की जाएगी। कुपोषण मुक्त भारत के लिए मोदी सरकार ने बड़ी पहल की है। 2024 तक 4270 करोड़ रुपए इस पर मोदी सरकार खर्च करेगी। एक ऐसा चावल गरीब बच्चों और महिलाओं को उपलब्ध कराया जाएगा जो उनकी जरूरी न्यूट्रिशंस पूरा करेगा। देश में हर दूसरी महिला एनीमिक है और हर चौथा बच्चा कुपोषित है, इसलिए उनको खाने में पोषक तत्वों की आवश्यक मात्रा मिलनी जरूरी है। प्रधानमंत्री मोदी ने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर यह घोषणा की थी कि वर्ष 2024 तक देश में गरीब परिवारों को विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत दिए जाने वाले चावल को फोर्टिफाइड किया जाएगा ताकि पोषक तत्वों की पूर्ति हो सकेगी। मोदी सरकार की इस पहल से महिलाओं और बच्चों के शरीर में आवश्यक आयरन, विटामिन B12 और फॉलिक एसिड की आपूर्ति हो सकेगी। माननीय प्रधानमंत्री जी ने 15 अगस्त 2021 को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर राष्ट्र को संबोधित करते हुए ये घोषणा की थी कि वर्ष 2024 तक देश में गरीब परिवारों को विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत दिए जाने वाले चावल को 100% फोर्टिफाई किया जाएगा, जिससे हर व्यक्ति को उचित मात्रा में आवश्यक न्यूट्रिएंट्स मिल सकें। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मार्च 2023 तक अटल इनोवेशन को जारी रखने का फैसला लिया है, जिसके तहत AIM द्वारा हासिल किए जाने वाले लक्ष्यों में 10,000 अटल टिंकरिंग लैब्स की स्थापना, 101 अटल इनोवेशन सेंटर की स्थापना, अटल न्यू इंडिया चैलेंज के माध्यम से 50 अटल सामुदायिक नवाचार केंद्र की स्थापना, इसके साथ ही 200 स्टार्टअप का समर्थन करना शामिल है। अटल इनोवेशन का उद्देश्य स्कूलों, विश्वविद्यालयों, अनुसंधान संस्थानों के माध्यम से देश भर में नवाचार और उद्यमिता का एक तंत्र बनाना है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सरकारी कंपनियों को वैसी कोयला खदानों को सरेंडर करने का मौका दिया है जिनमें अभी तक प्रोडक्शन शुरू नहीं हुआ है। इस मामले में कोयला मंत्रालय ने कैबिनेट की आर्थिक मामलों की समिति के सामने ये प्रस्ताव रखा था। प्रस्ताव में सरकारी कंपनियों को कोयला खदान बिना पेनल्टी के 1 टाइम विंडो देने की बात की थी। CCEA ने प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। नीरज सिंह, DD न्यूज, दिल्ली।
और मध्य प्रदेश में अभी सरकार द्वारा किसानों को सहकारी बैंकों से बिना किसी ब्याज के ऋण सिर्फ खेती के लिए फसल उत्पादन हेतु दिया जाता था, जिसे अब पशुपालन के लिए भी कर दिया गया है। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में हुई मंत्री परिषद की बैठक में ये निर्णय लिया गया है, जिसके अनुसार अब किसान एवं पशुपालक भी बिना किसी ब्याज के पशुपालन के लिए बैंक से ऋण ले सकेंगे, जिससे किसान पशुपालन के लिए आवश्यक आदान खरीद सकेंगे। मंत्री परिषद ने पशुपालन एवं डेयरी विभाग ने प्रदेश में पशुपालन गतिविधियों हेतु किसानों को प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों के माध्यम से गाय, भैंस, बकरी, सूकर, मुर्गी पालन हेतु 0% ब्याज दर पर अधिकतम राशि 2 लाख रुपए की साख सीमा उपलब्ध कराने का निर्णय लिया। पशुपालन गतिविधियों हेतु 0% ब्याज दर से किसान क्रेडिट कार्ड उपलब्ध कराने की योजना के क्रियान्वयन से राज्य में पशुपालक आसानी से आदान खरीद सकेंगे तथा सूदखोरों और बिचौलियों से बचाव होकर पशुपालकों की आय में वृद्धि होगी। केंद्र सरकार द्वारा देश भर में किसानों के लिए किसान क्रेडिट कार्ड योजना चलाई जा रही है, जिसके तहत वर्ष 4 फरवरी 2019 से किसान क्रेडिट कार्ड को पशुपालन और मत्स्य पालन में लगे किसानों को उनकी कार्यशील पूंजी की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए भी ऋण देने की व्यवस्था कर दी गई है। किसान 3 लाख रुपए तक के ऋण के लिए प्रसंस्करण शुल्क, निरीक्षण, बही फोलियो शुल्क, सेवा शुल्क सहित सभी शुल्क माफ कर दिए गए हैं। आरबीआई द्वारा लघु अवधि के कृषि ऋण के लिए 1.60 लाख रुपए का ऋण बिना किसी गारंटी के ले सकते हैं। किसानों और पशुपालकों को खेती एवं पशुपालन में निवेश के लिए आवश्यक पूंजी उपलब्ध कराने के उद्देश्य से सरकार द्वारा सस्ता ऋण उपलब्ध कराया जाता है, जहां किसान क्रेडिट कार्ड यानी केसीसी पर ये लोन मात्र 4% की ब्याज दर पर ये लोन ले सकते हैं। वहीं कई राज्य सरकारों के द्वारा समय पर ऋण चुकता करने वाले किसानों को ये ऋण बिना किसी ब्याज के दिया जाता है। और ड्रोन तकनीक की कृषि में बेमिसाल क्षमता है। जी हां, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के अपर सचिव डॉक्टर अभिलक्ष्य लिखी ने अनंतपुर का किया दौरा। दक्षिणी क्षेत्र फार्म मशीनरी प्रशिक्षण और परीक्षण संस्थान का उन्होंने दौरा किया। अपर सचिव डॉक्टर अभिलक्ष्य लिखी ने किसानों के साथ ड्रोन प्रदर्शन में भी हिस्सा लिया। अपर सचिव ने बताया कि ड्रोन तकनीक की कृषि में बेमिसाल क्षमता है। और साथ ही फसल प्रबंधन की निरंतरता, दक्षता बढ़ाने और लागत कम करने की जबरदस्त उसमें क्षमता है। और फिर से हम आपको बता देते हैं एक बार कि ड्रोन तकनीकी कृषि में बेमिसाल क्षमता है। फसल मूल्यांकन, भूमि रिकॉर्ड के डिजिटलीकरण, कीटनाशकों के छिड़काव के लिए ड्रोन का उपयोग किया जाता है। पोषक तत्वों के छिड़काव के लिए किसान ड्रोन के उपयोग को बढ़ावा भी दिया जा रहा है। और कृषि मंत्रालय ड्रोन के इस्तेमाल के लिए मानक संचालन प्रक्रिया उन्होंने तैयार की है। कृषि में ड्रोन के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए 100% लागत की वित्तीय सहायता भी दी जा रही है। कृषि मशीनीकरण की पहुंच बढ़ाने के लिए कस्टम हायरिंग सेंटर को दिया जा रहा है बढ़ावा। ग्रामीण युवाओं और किसानों को एक उद्यमी के रूप में वित्तीय सहायता भी प्रदान की जाती है। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। भारत सरकार के कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय में अपर सचिव ने राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड के बागवानी क्लस्टर विकास कार्यक्रम की समीक्षा करने के लिए आंध्र प्रदेश अनंतपुर नरपाला के कर्णपुडुकी गांव का दौरा किया। अनंतपुर को केले के लिए एससीडीपी के तहत पायलट क्लस्टर के रूप में चुना गया है। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने 55 बागवानी क्लस्टरों की पहचान की है, जिनमें से 12 को कार्यक्रम के पायलट लॉन्च के लिए चुना गया है। पायलट चरण के समूह केंद्रों में सेब के लिए शोपिया, जम्मू कश्मीर और किन्नौर, हिमाचल प्रदेश आम के लिए लखनऊ, यूपी, कच्छ, गुजरात और महबूब नगर, तेलंगाना केले के लिए अनंतपुर आंध्र प्रदेश और थेनी तमिलनाडु अंगूर के लिए, नासिक महाराष्ट्र अनानास के लिए, सिपाही जिला त्रिपुरा, सोलापुर महाराष्ट्र और चित्रदुर्ग कर्नाटक और ये हल्दी के लिए, पश्चिम जयंतिया
हिल्स मेघालय शामिल हैं। डॉक्टर लिखी ने कहा कि अनंतपुर में केला क्लस्टर से लगभग 14,000 केला किसानों और मूल्य श्रृंखला से जुड़े हितधारकों को लाभ होगा और ये लगभग 7 लाख मीट्रिक टन केले का प्रबंधन करेगा। इस कार्यक्रम के साथ हमारा लक्ष्य लक्षित फसलों के निर्यात में 20 से 25% तक बढ़ोतरी करना और समूह फसलों की प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने के लिए क्लस्टर विशिष्ट ब्रांड बनाना है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना ने छोटे कारोबारियों के सपने सच करने का काम किया है। ये योजना ऐसे लाखों छोटे कारोबारियों के लिए वरदान साबित हुई है जो अपने व्यवसाय में पूंजी की कमी से जूझ रहे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन कारोबारियों की चिंता की और मुद्रा योजना के जरिए उनकी पूंजी की समस्या का समाधान कर दिया। देखिए ये ग्राउंड रिपोर्ट। साल में पीएम मुद्रा योजना बनी गेम चेंजर। मुद्रा योजना ने आम लोगों के जीवन को समृद्ध बनाया। मुद्रा योजना से कारोबारियों को मिला सस्ता ऋण। अनगिनत भारतीयों को उद्यमिता कौशल दिखाने का मिला अवसर। व्यापार में पूंजी ही सफलता की कुंजी है। इसी मंत्र के साथ आज से 7 साल पहले जब प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का आगाज हुआ था तो शायद ही किसी ने सोचा होगा कि ये योजना असल में गेम चेंजर साबित होने वाली है, क्योंकि देश की आजादी के 70 वर्षों के बाद भी जनसंख्या का बहुत बड़ा हिस्सा अर्थव्यवस्था की मुख्य धारा से बाहर था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस उपेक्षित वर्ग को मुख्य धारा में लाने के लिए 8 अप्रैल 2015 को प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की शुरुआत की थी। जब देश के युवा कारोबारी अपने व्यापार को शुरू करने और बढ़ाने के लिए पूंजी की समस्या से जूझ रहे थे, उस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन कारोबारियों की चिंता की और मुद्रा योजना के जरिए उनकी पूंजी की समस्या का समाधान कर दिया। हमें अपना बुटीक खोलना था, इसके लिए हमें पैसे की आवश्यकता थी, तो किसी से हमें ये पता चला कि आप मुद्रा लोन ले सकती हैं। तो मैं अपने बैंक गई और बैंक में जाके हमने बात की, तो हमें बिना गारंटर के ही हमें मतलब 4 लाख का मुद्रा लोन योजना से पैसा मिल गया, जिससे हमने अपना बुटीक खोला हुआ है और उसमें हम अपने साथ 8-10 लड़कियों को लगाए हुए हैं, वो हमसे सीखती हैं। बिना गारंटी के मुझे 5 लाख रुपया लोन दिया, जिससे मैंने ये बेकरी का काम चालू किया हुआ है और इस काम के थ्रू मैंने 5 लोगों को रोजगार भी दे रखा है। ये लोन बहुत अच्छा लोन है। और देश भर की मंडियों का क्या रहा भाव, आइए नजर डालते हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में धनिये की मांग जोर पकड़ रही है। वैश्विक बाजार में भारतीय धनिये को खासा पसंद किया जा रहा है। साल 2020-21 में धनिये का निर्यात बीते 5 सालों के मुकाबले सबसे ज्यादा रहा है। भारतीय मसाला बोर्ड की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार वित्त वर्ष 2016-17 में धनिये का कुल निर्यात 30,300 टन का हुआ था। वहीं साल 2017-18 के दौरान धनिये का निर्यात 35,185 टन रहा। हालांकि साल 2018-19 के दौरान धनिये के निर्यात में बढ़ोतरी हुई और निर्यात 48,000 टन के पार पहुंच गया। इसी तरह वित्त वर्ष 2019-20 में धनिये का निर्यात 47,135 टन का हुआ, जबकि साल 2020-21 के दौरान धनिये के निर्यात में खासा इजाफा देखने को मिला। इस साल धनिये का निर्यात बीते साल के मुकाबले 9,865 टन बढ़कर 57,000 टन के पार पहुंच गया। धनिया एक ऐसी फसल है जिसे किसान मसालों के रूप में तो बेचते ही है, साथ ही हरे धनिये से भी अच्छा मुनाफा कमा लेते हैं। भारत में धनिये की खेती मुख्य रूप से पंजाब, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, बिहार, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, कर्नाटक और उत्तर प्रदेश में की जाती है। वहीं घरेलू स्तर पर धनिये की पैदावार पर नजर डालें तो पिछले साल के मुकाबले इस साल धनिये की उपज में लगभग 20% से ज्यादा की बढ़त अनुमानित है। कृषि मंत्रालय की ओर से साल 2020-21 के लिए जारी तीसरे आंकलन के ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक देश भर में इस साल 8,32,000 टन धनिये की पैदावार होने का अनुमान है, जो बीते साल की समान अवधि के दौरान 7,01,000 टन की रही थी। धनिये के हाजिर भाव की बात करें तो एग्मार्कनेट के अनुसार गुजरात की राजकोट मंडी में 7 अप्रैल को धनिये का भाव था 11,750 रुपए। 8 अप्रैल को इसके भाव में 250 रुपए की गिरावट आई और भाव 11,500 रुपए पर आ गया। वहीं मध्य प्रदेश की काला पीपल मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान धनिये का भाव स्थिर रहे। यहां 7 और 8 अप्रैल को धनिया 9,500 रुपए पर बिका, जबकि राजस्थान की जोधपुर मंडी में धनिये के सौदे नरमी के साथ हुए।
यहाँ 7 अप्रैल को धनिये का भाव रहा 11,850 रुपए। 8 अप्रैल को इसके सौदे 595 रुपए लुढ़क कर 11,255 रुपए पर हुए। हालांकि उत्तर प्रदेश की चौबेपुर मंडी में इस दौरान धनिये के भाव में बढ़त देखने को मिली। यहाँ 7 अप्रैल को धनिये का भाव था 9,000 रुपए। 8 अप्रैल को इसके सौदों में 15 रुपए की तेजी आई और भाव 9,015 रुपए पर जा पहुंचा। और आइए अब देखते हैं कि किसान इस मौसम में कैसे रखें अपनी खेतों का ख्याल। आंध्र प्रदेश में मक्के के खेत में सिंचाई करें। मक्के की कटाई कर सकते हैं, साथ ही उड़द के खेत में सिंचाई कर ले। यहाँ तिल के खेत में सिंचाई कर सकते हैं। किसान उड़द की कटाई करे, इसके साथ ही मूंगफली की खुदाई करते रहे। आंध्र प्रदेश में काबुली चने की कटाई कर ले, वहीं गन्ने की रुपाई कर सकते हैं। अभी टमाटर के खेत में सिंचाई करते रहे। इसके अलावा बैंगन के खेत में सिंचाई कर सकते हैं। आंध्र प्रदेश में मूंग की बुआई करने का सही समय है। यहीं किसान बाजरे के खेत में सिंचाई कर ले। इस समय केले के बागों में सिंचाई करते रहे। आंध्र प्रदेश में धान में कीट लगने की संभावना है। ऐसे में धान में कीटों से बचाव के लिए कृषि विशेषज्ञों की सलाह से कीटनाशक छिड़के। केरल में धान की रुपाई कर ले। धान के खेत में जरूरी उर्वरक का इस्तेमाल कर सकते हैं। धान के खेत में सिंचाई करें। यही नारियल के खेत में सिंचाई करते रहे। नारियल के खेत में पर्याप्त नमी बनाए रखें। अभी काली मिर्च के खेत में सिंचाई कर ले। साथ ही केले की रुपाई कर सकते हैं। केले के खेत में सिंचाई करें। केरल में रबड़ में कीट लगने की संभावना हो सकती है। ऐसे में रबड़ में कीटों से बचाव के लिए कृषि विशेषज्ञों की सलाह से कीटनाशक का छिड़काव करें। रबड़ के खेत से घास फूस निकाल ले। इस समय सुपारी के खेत में सिंचाई कर सकते हैं। वहीं किसान सुपारी की बुआई करते रहे। ये मौसम भिंडी की बुआई के लिए अनुकूल है। 1 हेक्टेयर में भिंडी की बुआई के लिए 18 से 22 किलो बीज पर्याप्त है। भिंडी की बुआई करने से पहले खेतों को जोत कर तैयार कर ले। खरपतवार को साफ कर ले। बुआई करते समय कतार से कतार की दूरी 30 सेंटीमीटर और पौध से पौध की दूरी 13 से 15 सेंटीमीटर रखें। किसान भिंडी की कई किस्मों की बुआई कर सकते हैं, जैसे पूसा मखमली, पूसा सावनी, लाल भिंडी और IHR 31 आदि। पूसा मखमली किस्म की भिंडी की लंबाई 6 से 8 इंच तक होती है। ये भिंडी लंबी, सीधी, चिकनी और हरे रंग की होती है। पूसा सावनी किस्म की भिंडी की लंबाई 10 से 15 सेंटीमीटर होती है। ये लंबी, पतली, नरम, चिकनी और गहरे हरे रंग की होती है। पूसा सावनी किस्म की 1 हेक्टेयर में 80 से 100 क्विंटल तक पैदावार ली जा सकती है। लाल भिंडी लंबी, सीधी और गुदेदार होती है, जबकि IHR 31 किस्म की भिंडी की लंबाई 24 सेंटीमीटर तक होती है। ये मोटे गुदे वाली और हल्के हरे रंग की होती है। अगर बात सिंचाई की करें तो बुआई के तुरंत बाद फसल में पहली सिंचाई करें और फिर दूसरी और तीसरी सिंचाई 3 से 4 दिन के अंतराल पर करें। फसल की अच्छी पैदावार के लिए खेतों में समय समय पर निराई गुड़ाई करते रहें। और खेती किसानी के साथ साथ आइए नजर डाल लेते हैं कुछ और महत्वपूर्ण खबरों पर, यानी सेगमेंट खास खबर। भारत ने आतंक के खिलाफ मोदी सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत पाकिस्तानी आतंकी हाफिज सईद के बेटे हाफिज तलहा सईद को UAPA कानून के तहत आतंकवादी घोषित कर दिया है। सरकार ने रविवार से निजी टीकाकरण केंद्रों पर 18 वर्ष से अधिक उम्र के सभी लोगों के लिए कोविड टीके की एहतियाती खुराक देने का निर्णय लिया है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि ऐसे सभी लोग जिनकी दूसरी खुराक के 9 महीने बीत चुके हैं, वे एहतियाती खुराक के लिए पात्र होंगे। हिमाचल में आम आदमी पार्टी के बड़े नेताओं ने केजरीवाल का साथ छोड़ शुक्रवार को बीजेपी का दामन थाम लिया। हैदराबाद हवाई अड्डे का विस्तार किया जा रहा है, जिसके बाद यात्री संचालन क्षमता 3.4 करोड़ से अधिक हो जाएगी। इतना ही नहीं, इस हवाई अड्डे पर देश का सबसे पहला JSC टनल का निर्माण किया गया है, जिससे ग्राउंड सर्विसेज में तेजी आएगी और साथ ही कार्बन उत्सर्जन की वार्षिक बचत लगभग 7,000 टन होगी।
जम्मू कश्मीर के लगातार हो रही आतंकी घुसपैठ को रोकने के लिए भारतीय सेना ने आतंकियों के खिलाफ कई बड़े सैन्य अभियान चलाए हैं। कश्मीर रेंज के पुलिस महानिरीक्षक विजय कुमार ने कहा कि शुक्रवार को कश्मीर के 2 जिलों कुलगाम और अनंतनाग में आतंकियों के खिलाफ अभियान जारी है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पहले देश भर के लोगों को योग के प्रति जागरूक करने के लिए दिल्ली में वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में एक योग शिविर का आयोजन किया गया। दिल्ली के आनंद पर्वत इलाके में शनिवार को एक फैक्ट्री में आग लग गई। दमकल विभाग को सुबह करीब 4:45 पर आग लगने की सूचना मिली थी। आग बुझाने के कार्य में दमकल विभाग के 6 कर्मी, DDMA का एक कर्मचारी, साथ ही दिल्ली पुलिस का एक जवान और एक स्थानीय नागरिक आग की चपेट में आ गया, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। तो किसान समाचार में फिलहाल इतना ही। अनुमति दें। नमस्कार।